They say defense comes easy to those who are from defense background, but there are certain people who opt for road less traveled. Let's meet one such highly confident, focused, and yes, a non-defense background candidate who pushed himself above all perceptions and made his own way. Ayush Tiwari. So, first of all, Ayush, welcome to our channel, The Nation Needs You All About SSB. Thank you so much for welcoming here. And congratulations from not only from my side, but from my whole team over the recommendation. Yeah, thank you so much. I'm very appreciative with the effort. So, Ayush, let's start by knowing that which entry are you recommended for? I'm recommended from CDS entry. It was my CDS to 2019 paper, and I was recommended from that entry. Okay. Yeah. So, Ayush, do you hold any defense background? No, I am coming from a civilian background. My father works in a bank, and I would be a first generation army person from my family. So, Okay, so it's like no defense link at all. no, not at all. So, Ayush, what inspired you basically to join forces? क्योंकि अगर कोई डिफेंस फैमिली से है तो उसे एंट्रीज के बारे में पता होता है या फॉर दैट मैटर वो अपने पेरेंट्स को या किसी को देखे Yeah. रहते हैं. But in your case, you said that your father is in bank and there is no defense link. So वो inspiration कहाँ से मिली? See, I'm coming from a law background. I have done graduation in law. But the वहाँ पे यही चीज थी ना कि either you can choose a boring life with lots of money, or either you can choose a dynamic life with lots of adventure and lots of dynamism in it. So Okay. मेरे लिए सिंपल सी चीज यही थी चूज करने को कि आपको आगे की लाइफ उसी में सर्वाइव करनी है. So either you can choose like money, or either you can choose like what you love to do. And as for me, I have been traveling throughout all over the places in India because ऐसा होता है कि मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ. बैंक में थे Okay. पापा, so we have to shift every place after every 3 years. So मुझे वो अच्छा. डायनामिज्म अंदर से इंस्टिल हो गई है एकदम कि मैं एक जगह सर्वाइव ज्यादा कर नहीं सकता. तो वो चीज मेरे को हमेशा एक खाई जा रही थी. लाइक आई हैव टू सर्वाइव इन अ सिंगल स्पॉट एंड सिंगल प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम. तो वो Okay. चीज थी. तो मैंने जब लॉ भी ऐसे ही चूज किया था. आई एम कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड फ्रॉम स्कूल. देन आई चोज लॉ, अ कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंग. Then again I chose army from the law school. That is again complete out of the box thing. So मेरे को उस टाइम ऐसा लगता है ना कि जब जो चीज करनी चाहिए, जो चीज अच्छी लगती है वो कर लो. बात की देखी जाएगी क्योंकि अब लॉ, अब जब कॉलेज में रहते हो इट्स मोस्टली अबाउट लाइक 4 or 5 years. बट व्हेन वी चूज एज अ प्रोफेशन वो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएगा आगे की. तो आपको उसी में रहना. तो आप ये नहीं कर सकते ना कि बाद में छोड़ के कुछ और कर लो. अब आप जो करोगे वो वही रहेगा. सो जो मेरी इंस्पिरेशन आई वो सिंपल सी चीज यही थी इसी थॉट को लेके कि अगर आपको मेरा ये था कि मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना या ट्रैवल करना ये बहुत पसंद है. तो क्यों ना उसको ऐसी चीज करी जाए जो आपका प्रोफेशन, आपको अपने प्रोफेशन से उसको करने के लिए टाइम ना निकालना पड़े. वो आपके प्रोफेशन का ये पार्ट हो. Very true. Very true. तो फिर वो चीज रह गई थी. तो फिर अगर आपको रोज वही चीज कर रहे हो, आप वैसे ही खुश हो अपनी प्रोफेशन से, अपने जॉब से, तो आप वैसे ही मेंटल पीस रहेगा आपको. लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हमको टाइम निकालना, हॉलीडेज निकालने हैं, फिर सेविंग करके फिर कहीं ट्रेवल करना है, फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स करना, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होंगे जो कोई सिविलियन कर भी नहीं सकता. ऐसे एडवेंचर्स होंगे जो सिर्फ आर्मी में ही पॉसिबल है. तो वही सब सोच के फिर इन माय थर्ड ईयर डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर आर्मी. Okay. सो सोर्सेज क्या थे लाइक जैसे रिटन एग्जाम को क्लियर करना हो, चाहे अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की या जो फिजिकल टास्क होते हैं तो उनके लिए कौन से सोर्सेज तुमने फॉलो किए एंड स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू, क्या किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात की, किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर किया? सो स्टार्टिंग विद द रिटर्न पार्ट के लिए मेरे को बेसिक आइडिया यही था कि एक मेरे सीनियर थे. ही वाज कमिंग फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड. हिज फादर वाज अ कर्नल इन आर्मी. तो उन्होंने मेरे स्कूल में 2 साल सीनियर थे. उन्होंने मुझे बताया था ऐसा ऐसा एग्जाम होता है, यू कैन गो फ्रॉम दिस एंट्री और यू कैन चूज अ जैग एंट्री. लेकिन वही बात थी कि जैग एंट्री में जाके वो एडवेंचर से वैसा फील्ड एक्सपीरियंस नहीं मिलता मुझे. सो आई आस्क्ड हिम अबाउट सीडीएस एंट्री दैट ही ऑप्टेड आल्सो फॉर. सो उनसे थोड़ा गाइडेंस मिला हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर इट. देन ही टोल्ड मी रिगार्डिंग द पाथफाइंडर बुक. लाइक इट्स comprehensive and it can help you to understand the syllabus and all. तो फिर उनसे गाइडेंस लेके थोड़ा पाथ फाइंडर को मैंने यूज किया. तो मेरी जनरली अगर मैं आपसे बोलूँ तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी. लाइक पेपर वाज ऑन 8th of September last year. So I started preparing for it in the month of June only. ओके. ओके. Yeah. So I prepared it from Pathfinder. I gave many mocks, listened many YouTube videos regarding current affairs, static. Uh, See, basically the thing was ना कि
you have to be very well aware about the things, like regarding the syllabus, regarding pattern of questions. If you're not aware about it, if you're not very much understood about how the paper works, like you can't compare civils exam or ND exam with CDS exam. All the difficulty levels of these three are different. Absolutely. So what one should do is study the past year papers. What's the pattern of it? Like if you consider, मेरे को ऐसा था कि जब मैंने CDS 1 2019 देखा था, so उसमें कॉमर्स सेक्शन बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे को डर गया था कि कॉमर्स से कैसे आ रहा है. फिर मेरा ऐसा होता था कि जब मैं रिटर्न भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं कभी, ना मेरे को अच्छी लगी थी, तो मैंने बायो एकदम ही छोड़ दिया था. ओके. मैंने उसको स्टडी नहीं किया, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उसको मैंने बहुत अच्छे से किया. एंड द ओनली सोर्स फॉर मी वाज पाथफाइंडर फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके आल्सो, एंड लूसेंट बुक फॉर जीके. ओके. एंड आयुष, क्या ये दो ही बुक्स थी जो फॉलो की तुमने? हाँ, Like the यही दो past बुक्स मैंने फॉलो करी. ओके. Yes. ओके. And the other thing the most helpful for me was the grade up app, because उसमें क्या हो रहा था, लगातार क्विजेस हो रहे थे, लगातार प्री मॉक सीरीज मैंने बाय कर ली थी, बहुत और अच्छी थी. उसमें ऐसा हो रहा था कि आपको वीकली उसमें मॉक्स आ रहे हैं, आप अपना खुद का कैलिबर चेक कर रहे हो, नेशनल लेवल पे आपकी रैंक्स आ रही हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है. तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, लोग बिना प्रैक्टिस के जाते हैं, वो सोचते वहीं पे जाके एक पेपर देना है, नॉलेज गैदर रहेगी उनके पास, नॉलेज बहुत होगा, लेकिन वो डरेंगे. इनफैक्ट अगर जैसे क्या होता है ना कि आप जीके में हो, कई बार ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये होगा कि ये होगा. जनरली आपको आंसर पता है आपके माइंड में, आप लेकिन डरते हो उसको टिक करने के पहले. लेकिन आप जब प्रैक्टिस करके रखते हो, मार्क्स देके रखते हो, और आपको पता है कि आपके जो बेस्ट वर्क है वो भी सही हो सकता है, या फिर जो आपका पहला आंसर जो आपके माइंड में है, भले ही आपको डाउट है उसमें, लेकिन अगर उसमें 1% भी ये चांस है कि वो सही हो सकता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. लेकिन लोग उसको छोड़ देते हैं इवेंचुअली. तो जैसे मैं मॉक्स दे रहा था, तो आउट ऑफ 120 आई वाज अटेम्प्टिंग मोर देन 100 क्वेश्चंस. ओके. सो उससे क्या हो रहा था कि पहले दो बार तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए. इनफैक्ट इन वन ऑफ द मॉक्स आई वाज स्कोरिंग लेस देन 20, दैट वाज बिलो द कट ऑफ. लेकिन मैंने अपनी वो प्रैक्टिस बंद नहीं किया. धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, जैसे जैसे मेरे को समझ में आता है कि सिलेबस कैसा है, तो क्वेश्चंस पढ़ के मैं ऑप्शंस में से उसको एलिमिनेट करते जा रहा था कि जो नहीं है उनको बाहर कर दिया, 4 में से 2 बचे. So out of the two, which I thought was the most suitable answer in this question, I used to attempt that particular question. क्या होता था कि then out of 120, or if I have attempted, like take an example of CDS only. So when I checked through my answer keys that are available online, तो उसमें यही हो रहा था, I attempted 104, it was like 74 correct and more or less something like incorrect questions. So only bio part, or the question that I definitely don't know, never heard of, I don't used to attempt that particular questions, or otherwise I used to attempt the other question that I am little bit sure of. अच्छा आयुष, I want to point out one thing here. बहुत ही selective approach है तुम्हारी. Like you pointed out only one book for GK, which is Lucent, and for the Pathfinder for the rest of the part. तो मुझे आप ये बताओ कि like what your strategy is exactly. Selective रहना और रिवाइज करते रहना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स हैं, they are very confused. उनके पास YouTube है, उनके पास द हिंदू है, उनके पास कई सारी जीके की बुक्स है. तो अप्रोच क्या होना चाहिए? See, for me, मेरे को ऐसा लगता है ना कि CDS ऐसा एग्जाम है जो सिविल से बहुत अलग है. लोग क्या समझते हैं कि यूपीएससी पेपर है तो बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस होगा या बहुत ज्यादा पढ़ना रहेगा, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिविल्स एग्जाम्स. लेकिन ऐसे नहीं होता. आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा उसमें डीप जाने की भी जरूरत नहीं है. आपको क्या है कि आप सिलेक्टिव रहो, जो आपने पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो. लोग होता क्या है कि समझते हैं कि नहीं हमको नॉलेज होना चाहिए, कई बार एक्सेस नॉलेज भी बहुत आपको हार्म कर सकता है. एब्सोल्युटली. सो इफ यू, जैसे मैंने पहले भी कहा, इफ यू नो द सिलेबस, इफ यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द सिलेबस, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको वहीं पे आप रुक जाओगे जो आपने पढ़ा है, कॉन्फिडेंट रहोगे जो आपने पढ़ा है. तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप समझ पाओगे कि कहाँ से आ रहा है, या ये ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि ये उस टाइम का था, है ना. आप जैसे आप सिलेबस रिवाइज कर ले तो आपको टाइमलाइन क्लियर हो जाती है, स्टैटिक की हो गई, चाहे वो करंट की हो गई, चाहे कुछ भी हो, आपको एक टाइमलाइन क्लियर हो जाती है, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हो. ये मेथोडोलॉजी मेरे को एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता चली थी जो वर्क करती है सिविल्स में, कि आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाते हो. तो वो चीज मैंने इसमें अपनाना चालू किया. तो मैंने उसमें पढ़ा नहीं ज्यादा, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं होगी जो बाकियों के पास होगी, बट मुझे ये पता था कि मैं अगर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मेरे को हंच है कि वो सही हो सकता है, तो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए. बिकॉज आप एक ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जिसमें रिस्क आपका पार्ट होगा.
लेकिन आप शुरुआत में रिस्क लेने से डर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके, बट आयुष, बात करके तुमसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा दैट यू आर नॉट फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड, क्योंकि यू नो द रिस्क थिंग दैट यू सेड, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मे बी यू गॉट थ्रू प्रिपरेशन और मे बी दिस इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एज वेल। तो मुझे ये बताओ, लाइक यू वेंट देयर, तो जो डिफेंस ब्रैट्स होते हैं या फिर कोई सिविलियन होता है, इन दोनों के बीच में डू यू रियली फाइंड एनी डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, या बैकग्राउंड का कोई बहुत खास रोल नहीं होता? नहीं, बैकग्राउंड का काफी रोल होता है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, अब आप एसएसबी में जा रहे हो तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या कोई भी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, आपको डीप नॉलेज हो आदमी कैसे वर्क करती है, कैसे उनका वर्किंग है, कैसे उनकी वो रहते हैं, क्योंकि एक डिफेंस ब्रेट आता है वो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में रहा है, वैसे एटमोस्फियर में रहा है। बट सिविलियन ने उससे हमेशा से बाहर देखा है, उनको कैंटोनमेंट में जाने के लिए बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, एक डर रहता है, तो फिर उनसे वो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। एक सिविलियन से उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कि उनको पता हो। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के बारे में क्या है, जो एक पब्लिक नॉलेज है, जो सबको पता है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन जो डीप नॉलेज है, वो तो सिर्फ एक डिफेंस ब्रैट को पता होगी कि उसकी फादर की यूनिट कहाँ पोस्टेड है, क्या करती है, क्या उसका रोल है, सब कुछ पता होना चाहिए। सिविलियंस का ऐसा कुछ रोल नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती कंपेयर टू सिविलियन। तो जो एक टैग है ना कि सिविलियन या डिफेंस, जो एक पार्शियलिटी होती है, वो मैं कहता हूँ कि डिफेंस ब्रैट्स के साथ ज्यादा होती है। सिविलियंस के साथ बहुत लीनियंसी रहती है और डिफेंस ब्रैट के साथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है कि उनको ज्यादा ग्रिल वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ओके, दिया। तो जो ये मतलब पहलू है एक सिविलियन होने का, इसने तुम्हें फियरलेस बना दिया या थोड़ा डाउटफुल बनाया रिकमेंडेशन के लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज नेवर कंसर्न्ड अबाउट रिकमेंडेशन एट ऑल। फॉर मी इट वाज लाइक कि मेरा फर्स्ट एसएसबी है, आई वाज गोइंग फॉर द आईएम एंट्री, मेरे पास जैग एंट्री का ऑप्शन था, तो वैसे भी मेरे पास था कि 27 ईयर्स तक आई कैन आउट फॉर जैग एंट्री। सो फॉर एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं सिर्फ एंजॉय करने गया था। मैंने एक बार नहीं सोचा कि मेरा रिकमेंडेशन होगा नहीं होगा, मैं कभी सिविल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, डिफेंस वाले ऐसे हैं, इतने रिपीटर्स हैं, इतने स्क्रीन आउट है, कुछ नहीं सोच रहा था उस टाइम में। मेरा सिंपल फोकस था कि जब भी जो सामने जो चीज आ रही है ना उसको एंजॉय करो, क्योंकि बहुत बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता है एसएसबी का। जो देखे आता है वो चीज समझ सकता है कि वो 5 दिन आपका रिकमेंडेशन होगा नहीं होगा वो मैटर नहीं करता, वो 5 दिन आप बहुत एंजॉय करते हो, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आप खासकर मेरे लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और बिफोर एसएसबी भी मेरे दिमाग में थॉट बिल्कुल नहीं आ रहा था कि यार सिविल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ या डिफेंस से आ रहा हूँ। अनटिल अनलेस आप खुद पे कॉन्फिडेंट हो ना, कि आप जो जैसे आपने अपने आप को बिल्ड किया है, अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करेंगी आपको वहां पे, क्योंकि आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने पॉइंट्स रख सकते हो। लेकिन अगर आप पहले डाउटफुल हो कि यार डिफेंस वालों का ही होता है या डिफेंस ब्रेड्स का ही होता है, तो आप खुद को ही डाउट करोगे, वहां पे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दोगे आप eventually। ओके, ओके। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगी जो एसएसबी का प्रोसेस है उससे रिलेटेड, और तुम्हारी अप्रोच क्या है। तो जैसे अगर मैं तीनों की बात करूं, साइक टेस्ट एंड देन इंटरव्यू एंड देन द फिजिकल टास्क, तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं जो पहले रिटन की प्रिपरेशन करते हैं, फिर वो साइक के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर वो फिजिकल टास्क के लिए बनाते हैं और फिर इंटरव्यू के लिए बनाते हैं। क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी तुमने भी बनाई थी वहां पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई कोचिंग भी नहीं किया। मुझे सिर्फ ऑनलाइन जितने सोर्सेज थे उनसे पता चला प्रोसेस क्या होता है, कैसे वर्क करती है। यूट्यूब वीडियोस आजकल इतनी अवेलेबल है, उनसे आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन अब जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ साइक, अब कितनी वेबसाइट्स हैं, कितनी कोचिंग जो बोलती हैं कि आप हमारी ऑनलाइन साइक मास्टरी कोचिंग होगी, आप उसको अप्लाई करो, उसमें अपने स्टोरीज भेजो, हम उस पर वो बताएंगे, सब हम फीडबैक देंगे, सब करें। पर मुझे क्या लगता है ना कि जब आप वहाँ पे कुछ एक थर्ड पर्सन का व्यू लेते हो, खासकर साइक के लिए, तो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा, चाहे वो असेसर ही क्यों ना हो, जो पहले पास्ट असेसर हो, जो वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा। लेकिन क्या होता है, आपका जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जो आपको समझ नहीं आएगा। आप वहाँ पे बस नेचुरल रहो, मेरा सिंपल सा यही पढ़ना था। मैंने जितने ऑनलाइन देखा उससे कहा फर्स्ट चांस लेते हैं एसएसबी का, उनको नेचुरल रहना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा था नेचुरल होता क्या। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि जो कोचिंग करते हैं वो फिर आर्टिफिशियल नॉलेज वहां जाके दिखाते हैं, अपना आर्टिफिशियल सेल्फ दिखाते हैं, फेक बनते हैं, तो वो चीज होती है। तो इसी चक्कर में मैंने ना कोई कोचिंग किया, ना ही मैंने ऐसी कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। हाँ, मैं प्रैक्टिस करता था, एक मेरा फ्रेंड था साथ में, वो भी प्रिपेयर करा था, वो भी रिकमेंडेड हुआ। तो हम लोग का सिंपल था, हम एक दूसरे को स्टोरीज भेजते थे, सेम स्टोरी पे काम कर रहे हैं, बैट्स भेज रहे हैं, एसआरटीज दिखा रहे हैं, एसडीज मैच कर रहे हैं, कैसे कैसे वर्क कर रही है। तो उसमें एक दूसरे को फीडबैक देके, भाई यहाँ से ये तेरा यहाँ पे गलत हो सकता है, ऐसे वर्क कर, इसमें पॉजिटिविटी ला। और बहुत ज्यादा क्लोज रखते थे अपने आप से। जबरदस्ती की आईएएस आईपीएस की स्टोरीज नहीं बना रहे कि हम ब्रिज बनवा रहे हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि वो हमने आज तक किया नहीं ना।
और कौन करता है आज के टाइम पे? ये बहुत आर्टिफिशियल लगता है, मेरे को यही लग रहा था। तो आप एक तरफ बोल रहे हो कि आपको नेचुरल रहना है, अब आपके सामने, घर के सामने इतना कचरा पड़ा रहता है, आप खुद जाके कभी साफ नहीं करो, वेट करोगे कचरे वाली गाड़ी आके साफ करके जाएगी। आप कभी खुद नहीं करो, आप इमेजिन कर रहे हो कि हम एक पूरा ब्रिज बनवा देंगे एक लेटर लिख के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सब चीजें मेरे को बहुत बहुत ज्यादा फेक लग रही थी, तो वो चीज मैंने कभी ऑप्ट नहीं किया। टेक एन एग्जांपल ऑफ फिर रिटर्न के वो फिजिकल के लिए, भी बहुत सारी चीजें होती, इतने सारे टास्क होते हैं, वो कहीं अवेलेबल नहीं अपार्ट फ्रॉम कोचिंग्स। तो मेरे को बस इतना था कि मुझे पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या रूल्स हैं उनके, बाकी वहीं जाके इम्प्रोवाइज कर दिया जाएगा। अब वहां जाके क्या होता है, अब जब वहां पहुंचते हो, अगर आप इंजॉय करने की स्पिरिट पे हो, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं है, तो आप हर चीज करके ले जाओगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, इंजॉय करोगे, इसमें अपनी 100% दोगे। लेकिन अगर आपके माइंड में टेंशन रहेगी, यार यहाँ पे मेरा गलत हो गया, तो आप एक जगह भी, टेक एन एग्जाम्पल पीजीटी में 10 लोग हैं, आप वहां पे अपना ज्यादा पॉइंट्स नहीं रख पाए, आपके लोग ज्यादा सुन नहीं पाए, और सबसे ज्यादा कि जो बल्ली का रहता है, नहीं बल्ली मैं पकड़ूंगा, ज्यादा मटेरियल्स मैं उठाऊंगा, अगर आप एक भी नहीं उठा पाए, दूर खड़े रह गए, तो आपके फिर आगे के सारे टास्क बिगड़ जाएंगे, क्योंकि पीजीटी इनिशियल टास्क होता है सबसे पहले, तो हमेशा एक डाउट रहेगा, तो आपके बाकी के टास्क भी बिगड़ेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे सोच ही नहीं रहे हो, सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, और जब आप एंजॉय करते हो ना, तो आपके पॉइंट भी बहुत लॉजिकल आते हैं वहाँ पे। True. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हुआ था कि एक हमारे ग्रुप में एक फ्रेशर्स का ग्रुप था, तो उसमें एक लड़का था, ही वॉज वेरी एंशियस अबाउट इट, कि कैसे होगा, रिकमेंडेशन है पहले, और उसका भी पहले ही अटेम्प्ट था, तो वो भी बहुत एंशियस था। अब वो जब जीपी प्लानिंग हो रही थी, तो उसमें एक पॉइंट था जिसमें था कि एक प्रॉब्लम थी, कि जिसमें था, बोला गया था कि एक फील्ड में एक फार्मर को स्नेक बाइट हो गई है ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम थी। अब मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने लिखा, तो मैं 5 में से एक प्रॉब्लम लिखना ही भूल गया। लेकिन मैं पैनिक नहीं किया, उसमें नॉर्मल रहा, चिल रहा, कि ठीक है, अब नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जीडी में पार्ट लेंगे। लेकिन अब उसके पॉइंट्स ऐसे थे, बहुत ज्यादा एंशियस था, तो वो कैसे कैसे पॉइंट्स दे रहा, मैं आपको बताता हूँ। वो बोल रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, एक बंदे को भेजूंगा, मैं वहां पे उससे बोलूंगा कि पेन की रिफिल निकाले, और पेन से वो स्नेक बाइट का वेनम सक करे। Okay. सो ऐसे इलॉजिकल, ऐसे फनी पॉइंट्स पे आते, जीटीओ भी हंसेगा वहां पे। तो ऐसी चीजें भी होती है वहां पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरे रहते हो कि आपको ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स दिखाने हैं। कौन करता है ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट? कोई नहीं करता, ये तो बहुत इलॉजिकल सी चीज है। सिमिलरली हर Absolutely. टास्क में होता है, हर टास्क में होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ये था स्नेक रेस का। स्नेक रेस का था, तो क्या हुआ कि मेरी हाइट अच्छी है, बॉल भी मेरे साथ में थी, तो मैं आगे भी था, तो क्या हुआ, मैं सबको आगे लिफ्ट कर रहा हूँ हाथ के थ्रू, कि वो बॉल इजीली क्लाइंब कर सके। अब एक लड़का है, उससे बिल्कुल क्लाइम करते नहीं बन रहा, उसको हम लोग 2 लोग बोल रहे हैं आजा, हम तेरे को पुल कर रहे हैं या तेरे को पुश कर रहे हैं, तू चल। तो वहां से चिल्ला के बोला, नो आई विल डू इट ऑन माई ओन, क्योंकि जीटीओ जस्ट बाजू में खड़ा है। लेकिन जीटीओ क्या देख रहा है कि बाकी 2 ग्रुप्स में आगे निकल गए हैं, हम सिर्फ इस बंदे के कारण अटके हुए हैं। लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए फिजिकली एफिशिएंट हूं, मैं पूरी टीम को पीछे कर लूं। तो ऐसी चीजें जो रहती हैं, ये आपको बहुत फंसाती है वहां पे। तो वहां पर यही होता है कि क्या होता है ना, कि आप जब जाते हो बहुत नेचुरल हो, आप टीम को देखो, जब खासकर टीम टास्क करो, आपके लिए इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रहेगा, आपके लिए वहां पे आपका कमांड टास्क रहेगा, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल कैपेबिलिटी दिखाना। लेकिन बाकी जगह पे आपने टीम स्पोर्ट्स खेलो, तो आपको पता होगा कि आपको टीम को साथ में लेके चलना है, आपको टीम को आगे बढ़ाना है। अगर एक पर्टिकुलर टास्क में आप अच्छा नहीं कर पाए टीम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। आप एफजीटी में कर सकते हो, आप एचजीटी में कर सकते हो, आप और भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपना कैलिबर दिखा सकते हो, तो पैनिक नहीं करना, वो चीजें थी। तो इसी माइंडसेट के साथ मैं कहता कि बस एंजॉय करो, कहीं नहीं मिलना ये अपॉर्चुनिटी आपको, फिर पता नहीं कब मिलेगी, सिर्फ एंजॉय करो। नाउ टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू ऐसे हो रहे थे हमारे बोर्ड में कि रिपीटर्स के मुश्किल से 4-4 5-8 मिनट के इंटरव्यू हो रहे थे बस, Okay. एंड द फ्रेशर्स इंटरव्यू वाज गोइंग फॉर लाइक 15 to 20 minutes. But that's very less amount of time. Only Yeah, 15 to you 20. know, yeah, Okay. 15 to 20 minutes, and even repeaters were just going in and coming out, हमें पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। And as for us, as for freshers, we were called for interview like for 3 days. We used to prepare ourselves, we get ready, we go for the interview, and there we are told that आज नहीं होगा, कल होगा, कल आना। और Okay. रोज नए बोर्ड में जाना पड़ रहा था, तो वो बहुत ज्यादा एक हेक्टिक हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम भी अगर आप जरा भी पैनिक कर जाओगे, तो बहुत असर करेगा आपके पूरे माइंडसेट पे, आप कैसे उसको डील करोगे वहां पे प्रेशर को। तो जब मेरा लास्ट डे था, 4th डे आफ्टर ऑल द जीटीओ टास्क, तो फनी थिंग हैपेंड विथ मी इन माय जीटीओ, दैट जो जीटीओ था, उसने मेरे को एक क्लियर साइन दे दिया था कि आई वाज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम हिम, बिकॉज उसने कहा कि सम ऑफ यू मे बी गुड लॉयर्स, सम ऑफ यू मे बी गुड इंजीनियर्स, बट मे बी आर्मी एज अ प्रोफेशन इज नॉट सुटेबल फॉर यू। सो Okay. मेरे को
कि उनके एक माइंड से, उनके एक वर्ड से मेरे को क्लियर इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ पे मेरा चांस कम है रिकमेंडेशन का। अब ओके, उसके जस्ट बाद मेरा इंटरव्यू है। अब आप सोच सकते हो कि कोई किसी को ये सुनने को प्रेशर। मिल जाए, प्रेशर बहुत आ सकता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं रेडी हुआ, लंच किया और मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ। तो मेरा सेकंड लास्ट था, मेरे आगे 3 लोग थे। तो मैं मैगज़ीन्स पढ़ रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, वहाँ पे चिल हूँ। बिल्कुल अब जैसे टाइल्स बनी है तो वहाँ पे मैं जंप कर रहा हूँ। तो अपने आप को मेंटली वो चीज़ को मतलब अपने आप को शांत रख रहा हूँ कि कूल पैनिक डाउन, नहीं करना है। या देखो कूल कूल डाउन। डाउन कर रहा हूँ अपने आप को। ऐसी मैगज़ीन्स उठा रहा हूँ कि जो फ़नी हो सकती है, स्टोरीज़ पढ़ रहा हूँ उसमें। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आपका जो मेंटल लेवल है ना, आप उसको बहुत काम रखो। बिल्कुल चिंता ना करो आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि ओके, यही होता है कि अगर आपको एक साइन भी मिल गया ना, खुद पे एक बार भी डाउट आया, तो अगर आप पे ज़रा भी प्रेशर आएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका वहाँ पे। मैंने कई लोग के एक्सपीरियंस सुना वहाँ पे रहते हुए कि उनका इंटरव्यू के पहले या जीटीओ में उनका एक खराब हुआ, तो उन्होंने इंटरव्यू में अपने आप को बहुत एक्सेसिव दिखाना चालू कर दिया, जो कि वो है नहीं, वो पता चल ही जाता है इवेंचुअली। तो ओके, वो चीज़ हो जाती है, वो खुद पे डाउट करने लगते हैं, अब तो नहीं होगा, ये मेरा बिगड़ गया, मेरा एफजीटी अच्छा नहीं गया, मेरा जीटीओ अच्छी नहीं गया, या मेरा साइक में मैंने ऐसी स्टोरीज़ बना दी। तो उनके आगे के सारे टास्क में बहुत ज़्यादा ऐसे ही जाएँगे कि वो खराब रहेंगे। लेकिन अगर आप सोच ही नहीं रहे हो, तो इवेंचुअली सब सही होगा। और इंटरव्यू में भी सेम यही चीज़ थी, क्योंकि यार हमारे साथ यही हो रहा था कि पूरे टाइम यही चल रहा था कि इतने छोटे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। और एक्सपीरियंस भी ऐसे आ रहे थे कि हमसे बोला जा रहा था कि कुछ रिपीटर्स या कुछ फ्रेशर्स से ऐसा पूछा गया कि आप साउथ के जितने स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स, गवर्नर, उनके कैपिटल्स, सबके नाम बताओ। अब ओके, ये बहुत ज़्यादा मतलब इट्स ये वेरी, पता होने वाली चीज़ है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो साउथ। तो अब वो चीज़ आ गई है, ये चीज़ कैसे पूछ ली जा रही है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि वो नॉर्थ का बंदा है, आप उससे साउथ का पूछ रहे हो। एक बार नॉर्थ का उसको आइडिया भी होगा, साउथ का शायद ना पता हो उसको, और वो पैनिक कर गया वहाँ पे, यार मेरे को पता नहीं था ऐसा। अब हम भी कॉन्शियस होगा उस चीज़ को लेकर कि हमारा इंटरव्यू एक तो हो नहीं रहा है, और ऊपर से ऐसी-ऐसी खबरें सुनने मिल रही हैं। ओके, सोने से पहले सर्च कर रहे हैं, मोबाइल अवेलेबल रहता है आपके पास इलाहाबाद में, तो वी आर गोइंग थ्रू ऑनलाइन, रिसर्चिंग ऑल ऑफ दिस टू हैव दिस पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट डिफेंस आल्सो। Although I was very well prepared before going for the SSB about the defense and the current, but कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा न्यू थी मेरे लिए भी। तो वहां पे जब मैं पहुंचा इंटरव्यू रूम में, तो मेरे लिए पहली चीज ऐसी थी कि लॉ स्कूल से आता हूँ, आप जज के सामने जाते हो, आप मूड कोर्स करते हो, तो आपको आइडिया रहता है कि क्या प्रेशर रहता है। आप जज के सामने बैठे हैं, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। So I was very ओके, much comfortable with him. कि हाँ, he offered me a handshake. I offered the same. Well, he made me comfortable by asking me about the GTO task and everything. As the interview was progressing, so the only thing that bothered me was that he asked me from my PIQ just for 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट उसने मेरे PIQ से पूछा. Otherwise, everything he asked me was from like CA and RC, role of women in army, or like the rights of women and all. So he questioned me about my legal knowledge throughout the interview. ओके, 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 इंटरेस्टिंग। और या सो ये भी नहीं था वो मेरे से कुछ सेक्शंस पूछ रहा है, या मेरे से वो कुछ ऐसा पूछना चाह रहे हैं कि जिसमें मेरा नॉलेज दिखे कि आप मैं उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं। नहीं, ही वाज जस्ट टेस्टिंग मी हाउ इज माय पर्सपेक्टिव कमिंग फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड। लाइक बिकॉज द थिंग इज ना कि आप एक लीगल बैकग्राउंड से आ रहे हो, सीएनआरसी से बहुत ज्यादा हाइप था उस वक्त, वुमेन्स का परमानेंट कमीशन को देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था उस वक्त, वुमेन राइट्स को लेकर, क्योंकि दिशा हैदराबाद रेप केस हुआ था, उसको लेकर खूब ज्यादा हाईलाइटेड। So coming from a legal background, he wanted to know how's my perspective regarding it, because कि एक जनरल सेंटिमेंट है कि हाँ, हैदराबाद में जो हुआ वो सही हुआ, वो मॉरली ठीक है कि वो काम उन्होंने ऐसा किया था, बट कमिंग फ्रॉम अ लॉ एंड प्रोसीजर वो गलत था। तो तुम क्या सोचते हो उसको लेकर, तुम क्या उसका पर्सपेक्टिव है तुम्हारा। एंड कमिंग फ्रॉम द सीएनआरसी, सो आई वाज बिकमिंग कंप्लीटली राइटिस्ट एंड ही वाज बिकमिंग कंप्लीटली लेफ्टिस्ट। तो एक प्रॉपर डिबेट हो रही है। एंड इवन देन सबसे फनी चीज वहीं पे हुई कि उसने मेरे पे एक बार इतनी जोर का स्क्रीम किया that the person sitting in the waiting room could also hear it. So what happened was I was giving very detailed answer, about very elaborated answer. ओके, So at once he asked me to keep it short and crisp. But coming from being a law school background and a lawyer, I was giving very elaborated answer with authority and everything. So मैं उस चीज को हीड नहीं किया ज्यादा, अपनी फेस में जैसा मैं elaborate करके बोल रहा हूँ, बोला जा रहा हूँ। So at one point he asked me, Ayush, this is not your law school. You should not. I have already told you to keep it short and crisp. You should not do this again. So मैं हंसते हुए बोला, sir, I have developed this habit in my 5 years of law school. It can't be just go away by in a single day. तो वो भी हंसने लगा, मैं भी हंसने लगा। तो जरा भी एक बार भी नर्वस नहीं फील हुआ तुम्हें कि ही इज लाइक स्क्रीमिंग और अ बिट रूड, तो क्या उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा?
नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम बिल्कुल एक स्माइल थी। मैं कहीं एक बार भी मैंने उस टाइम अगर आप पूछो बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ, एक बार भी मैं ये नहीं सोचा था कि मेरा इससे क्या होगा। मैं ऐसा सोचा मैं उससे बात कर लूँ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि सो सिंपल सी मतलब चीज़ है। जो पेस रखा था तुमने, यू कंटिन्यूड विद इट, राइट? या द सेम विद द सेम एंड सिंपल सी चीज़ थी, अगर मैं किसी चीज़ पे स्टैंड ले रहा हूँ और वो मेरे को कितना ग्रिल कर रहा है उस चीज़ का, मैं उससे बैक डाउन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे हमारे सीएनआरसी पे पॉइंट हो रहा था, इतनी डिबेट हो रही थी, वो मेरे को बहुत ग्रिल कर रहे थे। कई बार उनके पॉइंट्स बहुत लॉजिकल भी थे, तो मैं उसमें एग्री कर रहा था। लेकिन जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो गलत जा रहे हैं और मेरा स्टैंड है उसका, तो मैं डिफेंड कर रहा था, मैं बैक डाउन नहीं कर रहा था। क्योंकि पॉइंट यही है ना कि आप जब जा रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ सही लग रही है, तो आप उसको बैक डाउन क्यों कर रहे हो? आपका एब्सोल्युटली। आपने अपनी लाइफ उसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से रहे हो, लेकिन सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए आप अपना पूरी आइडियोलॉजी चेंज कर सकते हो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप स्टिक करो अपनी पूरी आपने जो लाइफ रखे हो अब तक उसके लिए। तो वो कुछ चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से कई लोग गलत कर देते हैं। सिर्फ एक इंटरव्यू को लेकर या सिर्फ एक एसएसबी को लेकर अपने आप को पूरा फेक बना लेते हैं या फेक दिखाते हैं, जो है नहीं, और वो दिख जाता है इवेंचुअली। आपका पीआईक्यू, एसडीटी ये सब रहता है, उनको मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो लोग। वो इसी के थ्रू जज कर सकते हैं कि इंसान कैसा होगा। लेकिन अगर आप उनके सामने, वो बेसिकली यही हो रहा था मेरे हिसाब से। और हम लोग भी जब एसएसबी का लास्ट डे था, कॉन्फ्रेंस के रात पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इंटरव्यूज रिपीटर्स के 4-4 5-5 मिनट के हो रहे हैं, हम लोग के भी इतने शॉर्ट हो रहे हैं। तो हमको यही समझ में आ रहा था, और ये चीज़ कंफर्म भी करी हमने बाद में सीधे इंटरव्यूइंग ऑफिसर से। ये हो रहा था कि जो 4-4 5-5 मिनट के इंटरव्यू हो रहे थे, वो सिर्फ कंफर्मेशन था। वो पहले से डिसाइड कर चुके थे एसडीटी पीआईक्यू देख के कि ये बंदा कैसा होगा, और वो सिर्फ कंफर्म कर रहे थे जहाँ पे उनको डाउटफुल लग रहा था। जैसे किसी को उसके एजुकेशन बैकग्राउंड को लेके, किसी के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, कि अगर उसका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नहीं है, किसी के उसका सोच के किया इसने बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है स्कूल में, या बहुत ज्यादा डायनेमिक लाइफ रहा है इसकी, तो क्या ये सच में ऐसा रहा है, कंफर्म कर रहे थे वो चीज बस। किसी से गर्लफ्रेंड के बारे में पूछे, वो पैनिक कर जा रहा है। तो वो चीज थी, वो सिर्फ कंफर्मेटरी हो रहा था, और ये चीज कंफर्म भी करी गई हमें कि हाँ, हम लोग सिर्फ कंफर्म करते हैं वहां पर कि हमें पता है कि बंदे का पर्सपेक्टिव क्या है, हम जज कर लेते हैं कि वो कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है, वो कैसी लाइफ रहा है, या कैसे आगे भी रहेगा। क्योंकि आप अपनी फितरत चेंज नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ। हम सिर्फ यही चेक करते हैं कि आपने जो पीआईक्यू एसडीटी में लिखा है, वो झूठ तो नहीं लिखा है, क्योंकि वो कुछ प्रोजेक्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो आयुष, यू आर रिकमेंडेड फ्रॉम इलाहाबाद बोर्ड, राइट? या बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इलाहाबाद बोर्ड को रिजेक्शन सेंटर कहा जाता है। तो क्या ये पता था तुम्हें वहां पे जाने से पहले? और क्या इसका कुछ भी असर पड़ा? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह से तुमने मुझे बताया कि इंटरव्यू में इस लेवल की चीज हुई, बट उसके बाद भी यू वर टोटली पैसिफाइड एंड काम। तो क्या कहीं पे भी ये सोच थी कि इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर? सी, टू मी, आई विल वेरी ऑनेस्ट, रिजेक्शन सेंटर बोलना उसको बहुत गलत बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इलाहाबाद में 5 बोर्ड्स हैं। कंटिन्यूअसली यहाँ पे बहुत सारी एसएसबी होती रहती हैं, है ना? अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे और जहाँ पे सिलेक्शन सेंटर है वो, और मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना कि आपके सिलेक्शन रेट वैसे ही बहुत कम है। कोई भी एसएसबी आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे भोपाल चले जाओ, कपूरथला, बैंगलोर, कहीं पे भी चले जाओ। अब जहाँ पे इतने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे ज्यादातर लोग नॉन रिकमेंडेड होंगे, या बहुत कम लोग रिकमेंडेड होंगे। तो सिर्फ इसलिए कह देना कि वो रिजेक्शन सेंटर है, वो गलत चीज होगी। हाँ, इलाहाबाद बोर्ड के पैरामीटर्स हाई हैं, लेकिन ये भी हमें कंसीडर करना चाहिए कि यहाँ पे 5 बोर्ड हैं कंपेयर टू अदर बोर्ड्स लाइक भोपाल, कपूरथला, बैंगलोर। तो उस चीज के बेसिस पे बोलना कि वहाँ पे रिजेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कैंडिडेट्स भी आते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सो आयुष, जो मतलब आंसर अभी तुमने मुझे बताया, उससे एक बात तो क्लियर है कि नो मैटर व्हाट, इफ यू आर टेकिंग स्टैंड, देन यू विल गो विद इट एट द लास्ट एज। तो ये जो परसेप्शन है, क्या ये मतलब ये एक इंडिविजुअल का बाय डिफॉल्ट पार्ट होना जरूरी है? क्योंकि जैसा तुमने भी कहा कि लोग फेक करते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं होता। यू हैव टू बी योरसेल्फ, राइट? You see, the point is only that, na, ki like when you are going in the army, so sometimes it might happen that senior or a commanding officer is saying you something. He might be wrong, but you have to take a stand. You have to show that that you might also be wrong. So what happens is, like, I have read in some of the novels, like one of the general, I'm forgetting his name. He also said that, like, if you're right now, take a stand no matter what happens. And prove it and show it that how And right you. prove it. Because if you're right, you might prevent something happening wrong. Absolutely, absolutely. You said a very right thing. True, that's true. So Ayush, yeah. yeah, please go ahead. Yeah. So that's the thing, na? Like, if you're going for the SSB, you might be wrong, but if some of the SSB mates have said something, नहीं यहाँ पे तू गलत हो सकता है, यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे बोल, नहीं भाई यहाँ पे तू ऐसा बोल, जैसे मेरे साथ हो रहा था कि नहीं भाई तूने एनडीए भी नहीं दिया, तू बता तूने एनडीए दिया है,
ऐसे बोल, लेकिन वो उनका पर्सपेक्टिव था, उनको लग रहा था कि वो गलत हो सकता है। यार मैं बिल्कुल नेचुरल रहूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा, मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा प्रोजेक्ट करूँ क्योंकि मैं सही हूँ। आप वही है, आप जिस चीज के लिए सही आप फील करते हो उसका स्टैंड लो, नो मैटर व्हाट। सिर्फ एसएसबी के लिए, पूरी लाइफ के लिए। अगर आप अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे इतने छोटे स्टेप में, आप जब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आओगे जहाँ पे आपको लीड करना है एक यूनिट को, तब आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होगे। और फिर अगर आप स्टैंड नहीं ले पाओगे उनके लिए भी, तो फिर कैसे काम चलेगा आगे? Absolutely, absolutely. So Ayush, I want to know about your story writing pattern. जैसे अभी हम जैसे बात ही कर रहे थे कि लोग फेक कर देते हैं। In fact, स्टोरी राइटिंग में भी वो अपने आप को वो दिखाते हैं जो एक्चुअली रहते नहीं है। So what was your strategy of writing story? And if possible, हमें एक एग्जाम्पल भी दो आपकी कैसे you frame the story, how you made your character. Did you place yourself at the main character? कैसे स्टोरीज तुमने लिखी? See, like when preparing for SSB, और मुझे पता था कि स्टोरीज लिखनी पड़ती हैं फॉर पीपीडीटी एंड फॉर टेट। तो पहली चीज जब मैं कोरा के थ्रू पढ़ा था, कोरा वो सब बेसिक आइडिया कि मुझे कैसी स्टोरीज लिखनी है, और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस गाइड कर रही थी उसको। तो पहली चीज जो मुझे क्लियर थी वो ये थी कि आपको सुपरफिशियल नहीं होना। ये चीज मैंने अपने माइंड में बिठा लिया था कि आपको ओवर शो ऑफ नहीं करना है, बेमतलब की स्टोरीज नहीं बनानी जो आपने आज तक करे नहीं हो या कर सकते हो। लाइक अब आप लॉ बैकग्राउंड से हो, आप किसी को लीगल एडवाइस दे सकते हो, आप ब्रिज नहीं बना सकते या आप कोई रेडियो रिपेयर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं कर सकते। लेकिन आप सोच रहे हो कि अगर प्रॉब्लम है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप एकदम उसको रिपेयर करके एकदम चल दिए, या किसी के सामने किसी गाड़ी खराब, आप साइकिल करते हुए जा रहे हो, आपको किसी की गाड़ी खराब देखी, आपने उसकी सही करा और चलेगा साथ में। तो ऐसी चीजें जो आप नहीं हो वो क्यों दिखाना वहां पे, सिर्फ इसलिए कि वो स्टोरी अच्छी बनेगी, उसमें आप किसी की हेल्प कर। ऐसा नहीं, मेरा सिंपल सा आइडिया यही था स्टोरीज को लेकर जो मेरे से कनेक्टेड हो। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, जहाँ पे एक स्टोरी आई थी कि एक लड़का है, वो एक वॉल क्लाइंब कर रहा है। तो अब मैं उसमें क्या बता सकता हूँ, मेरे को आइडिया आया कि मैं करता था, मैं जब बच्चा था, छोटा था, तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, बॉल स्लेज के उस साइड चली गई, बॉल के उस साइड चली गई, तो मैं कूद के वो बॉल लेके आ रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, मैं क्रिकेट खेल रहा था फ्रेंड्स के साथ, बॉल उस साइड चली गई, मेरी हाइट लंबी थी, मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं जाके बॉल लेके आया, फिर हमने कंटिन्यू किया, फिर आगे हमने डिसाइड किया कि हम उस थोड़ा और दूर खेलेंगे कि ताकि बॉल की दिक्कत ना हो, और बॉल्स का स्टॉक और भर के रखा कि कभी बॉल घूम जाए, ऐसे करके काम किया। वो क्या थी, नेचुरल थी, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन बाकी क्या लिख रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है आर्मी के लिए, तो वो वॉल क्लाइंबिंग हाई जंप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ऐसी कुछ हेल्प कर रहा है। या कई लोगों ने ऐसी स्टोरी बनाई कि बाजू में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो उसको बचाने के लिए वो वहां कूद गया, ऐसा कर रहा है। ये चीजें क्या है, ये बहुत अननेचुरल सी चीज है, बहुत लाइकली नहीं होना। हाँ, सुपरफिशियल ये चीजें, तो वो चीजें होना, वैसी चीजें स्टोरीज बनाना, वो मैच नहीं करती आपकी पर्सनैलिटी से। बट आयुष, कैंडिडेट्स ने से कि OLQ दिखाना बहुत जरूरी है। OLQ, कोई ना कोई OLQ दिख जाए, तो क्या ऐसा कोई परसेप्शन तुम्हारे माइंड में था, या तुम बिंदास थे कि जो स्टोरी मुझे दिख रही है मुझे वही लिखना है? अगर आपको मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को सबसे गंदा मिथ यही लगता है कि OLQs दिखाना, क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ OLQs रहते हैं। There are 15 OLQs. There might be possibility that not all the 15 OLQs are instilled in you. There might be 5, there might be 4, there might be only single one. But कुछ ना कुछ तो होगी। आपने कुछ ऑर्गेनाइज करे होगे, आपने कहीं इनिशिएटिव लिए होगे, आप स्पोर्ट्स के पार्ट हो, आप कुछ डिसिप्लिन हो, कुछ ना कुछ तो होगा आपकी लाइफ में। लेकिन इसी बात पे कहते रहना कि नहीं OLQs दिखाना है, वो इवेंचुअली दिख जाएगा आपके SSB में। वो प्रोसेस वही है कि वो खुद ही दिखेंगे अगर वो है आपके अंदर। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप टाइम पे रहोगे, हर इवेंट के लिए, हर टास्क में जाना, आप सुबह रेडी हो रहे हो, ब्रेकफास्ट टाइम से कर रहे हो, क्योंकि पूरा आप 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे वहाँ ब्रेकफास्ट चालू हो रहा है, आप बिल्कुल लेट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल टाइम से हो, तो आपका डिसिप्लिन दिख रहा है। अगर आप वहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हो तो पीजीटी के टाइम हो गया, चाहे कहीं पे भी कोई भी ग्रुप टास्क के टाइम, आपका दिखेगा कि आप रिस्क ले रहे हो, खुद आगे जा रहे हो, कमांड टास्क में दिखेगा। अगर आप वहाँ पर बहुत ज्यादा सोशली अडेप्टेबल हो तो आप दिखेगा कि आपके कमांड टास्क में आपको कितनी बार लोग बुला रहे हैं, कि आप कितने ज्यादा फ्रेंडली हो सबके साथ। स्पोर्ट्स खेल रहे हो आप, इलाहाबाद में इतने कोर्ट्स हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सब, तो आप वहाँ पे दिखेगा आप कितने लाइवली हो सबके साथ। वो चीजें दिख जाती है वहाँ पे, वो आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसकी टेंशन लेने की जरूरत है, चाहे वो स्टोरीज को लेके हो, चाहे अपनी पूरी SSB को लेके हो। अगर आप में है तो मैं कहूंगा बल्कि SSB के पहले वो चीज डेवलप करते रहो। टेक पार्ट इन दी टीम स्पोर्ट्स, टेक पार्ट इन दी अदर एक्टिविटीज, ताकि वो नेचुरली आ जाए आपके अंदर, आपको फोर्स ना करना पड़े वो चीज दिखाने के लिए। क्योंकि आप जब फोर्स करते हो तो वो दिखता है कि फोर्स्ड है, और वो आर्टिफिशियल लगता है, वो आर्टिफिशियल दिख जाता है, बिल्कुल दिख जाता है। लेकिन अगर वो नेचुरली आ रहा है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब दिखा दिए, और वो सब सही हो जाएगा वहाँ पे।
बिल्कुल सही बात तुमने कही कि अगर आप नेचुरल वैसे रहोगे तो इट विल कम थ्रू योर बिहेवियर, Come यू on. नीड नॉट टू शो इट। ओके, बट आयुष एक चीज मुझे यहाँ पे समझनी है तुमसे, जैसे लोग कहते हैं कि एसआरटी एंड वैट फॉर दैट मैटर, इसकी प्रैक्टिस कर लो तो ये हिस्सा जो है वो कवर हो जाएगा। कितना तुम्हें लगता है कि प्रैक्टिस करना इज यूजफुल, और अगर करना चाहिए भी तो व्हाट शुड बी द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रैक्टिसिंग दीज टू टेस्ट? I used to prepare for VET and SRT like twice a week. And ओके, started preparing for my SSB from January only. So my SSB was on from 2nd of March. So I just prepared for it for 2 months. तो ओके, बेसिकली मेरा बैट्स और एसआरटी को पर्सपेक्टिव ये था कि हाँ मेरे को पता है कुछ रूल्स हैं कि एडवाइसेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या करेक्ट, आपको ऐसे ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं बनाने, फैक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ एडवाइसेस हैं जो उसमें बताई गई हैं, ये सिर्फ ऐसे ये कोई हार्ड एंड वो रूल नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है। क्योंकि क्या हुआ जब मैं एसएसबी के लिए साइट चालू हुआ, आपको इंस्ट्रक्शन देता है जब साइकोलॉजिस्ट, तो ये चीज नहीं बोलता आपको एक भी एडवाइस नहीं होनी चाहिए या उसमें एक भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होने चाहिए। वो सिंपल सी चीज ये बोलता है कि वर्ड आपके प्रोजेक्टर में फ्लैश करेगा, आपको उसमें जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको सेंटेंस बनाना है, इट शुड बी पॉजिटिव। ओनली ये चीज एब्सोल्युटली, मैटर करती है। लेकिन क्या होता है आप अगर टेंशन में रहोगे, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है वहां पे, आप बहुत हाँ, पहले पीछे हो सकते हो अगर आप प्रैक्टिस नहीं की है उसकी, आपकी हैंडराइटिंग इतनी फास्ट नहीं हो सकती, तो आप टेंशन में रहो कि यार एडवाइस आ गई, अब एक गलत हो गया, या मेरी 2 एडवाइस आ गई, या मैंने किसी का स्टेटमेंट दे दिया, या मैंने कोई कोट लिख दिया, तो वो टेंशन में रहोगे। आप नेचुरल आन दो उस चीज को जैसा आ रहा है। वहां पर सिंपल सी चीज है कि लोग पैनिक बहुत करते हैं पूरे से भी प्रोसेस में कि यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी वर्ड, लाइक कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड आ जाता है जैसे किल। एग्जैक्टली, आई वाज अबाउट टू कम टू नेगेटिव वर्ड्स एज वेल, या तो अब जैसे किल आ गया, अब लोग क्या सोचते हैं कि इसमें बना देंगे कि मर्डरस किल पब्लिक या ऐसा कुछ भी लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल किल्स लेजीनेस, या प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किल्स अनप्रोडक्टिविटी। फेलियर्स, ऐसे या या सो ऐसी चीजें आपको वो दिखाती है, और ये चीज प्रैक्टिस से आती है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूरी है वहां जाने से पहले, ताकि आपकी एक तो स्पीड सुधरेगी, दूसरी चीज आप जो लिख रहे हो उसकी हैंडराइटिंग और उसका प्रेजेंटेशन वो भी ठीक रहे, तो या रीडेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि दिखता है वो चीज कि आप कितने, आपके हैंडराइटिंग स्पीड या आपकी हैंडराइटिंग से समझ में आता है कितने पैनिक कर रहे थे वहां पे। क्योंकि आपकी कई बार हैंडराइटिंग ऐसी होती है, जैसे टेक एन एग्जांपल, लास्ट मिनट ऑफ एग्जाम्स रहते हैं, आपके आंसर्स बचे, आपकी हैंडराइटिंग शुरुआत की और आखिरी में बहुत अलग होती है। सेम चीज होती है आपकी स्टार्ट में वेट में, आप जब स्टार्ट करते हो वेट का तब अलग होती है, और एंड आते आते बहुत खराब होने लगती है। ओके, ओके, तो बट वो आयुष चीज एसआरटी की अगर हम बात करें तो कई बार ये कैंडिडेट्स बताते हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसपे कि उनको कुछ तुरंत आ नहीं रहा है कि मैं इस पे क्या लिखूं, एंड दे स्किप इट, तो एसआरटी के बारे में स्ट्रेटजी क्या थी? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फुल आंसर लिखो, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ योर सोल्यूशन टू द एंड ऑफ योर सोल्यूशन, तो ऐसा कोई भी परसेप्शन तुम्हारे दिमाग में था उस टाइम पे? एसआरटीज का मेरा सिंपल सा रूल यही था कि आपको क्वालिटी मैटर करनी, क्वांटिटी नहीं। आई अटेम्प्टेड 37 एसआरटीज। तो उसमें ओके, कई प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जो रिपीट भी हो रही थी, उसमें सिर्फ एक दो फैक्टर ज्यादा हो जाता था। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपकी कार पंक्चर होगी और आपके पास टाइम बहुत कम है, आप क्या करोगे? तो उसमें क्या कि आपने स्टेपनी निकाली, कार का टायर चेंज किया, आपने फिर चलना चालू किया, छोटी प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें आ गई, उसमें सेम प्रॉब्लम आई कि कार की स्टेपनी नहीं है आपके पास, फिर क्या करोगे? ओके, तो उसमें आप क्या करोगे? आप किसी आसपास के लोग को पूछोगे कि यहाँ पे कोई रिपेयर शॉप है, आप वहां पे उसको कांटेक्ट करके आप खुद ही ड्रैग करके जाओगे, यही ऑप्शन है आपके पास। या तो आप किसी से लिफ्ट लेके गाड़ी लॉक करके वहां जाओगे, उसको लेकर आओगे, फिर आप जाओ, यही ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। तो आपके रिस्पॉन्सेस वैसे आने चाहिए, बहुत लॉजिकल होने चाहिए, और उसमें क्वालिटी, जैसे आपने कहा कि डिटेल आंसर नहीं, डिटेल नहीं होना चाहिए, वो उसको शॉर्ट रखो। लाइक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, टेक आउट स्टेपनी, चेंज टायर एंड लीव फॉर माय प्लेस। सिंपल, यस, आपको उसमें आइडियाज देना है कि आप जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरीके से कर रहे हो। तो उसमें ओके, जरूरी नहीं आप एक एक स्टेप लिखो कि मैं गाड़ी से उतरा, फिर मैंने स्टेप नहीं निकाली, फिर मैंने उसके स्क्रूज खोले, नहीं, इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहां पे आइडियाज दो। अगर आइडियाज आपके साइकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं तो समझ जाएगा कि हाँ भाई, इसको आइडिया क्लियर है कि कैसे अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। वहां पे सिंपल सी बात ये है कि आप सिचुएशन में रिएक्ट कैसे कर रहे हो, वो ये थोड़ी बोला आप इस सिचुएशन को सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो वहां पे आपका रिएक्शन दिखाना है, ना कि आपको सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो आयुष, जैसे ये माइन्यूट डिटेल्स है, कि रिएक्शन आपका क्या होगा वो बताना है, या फिर यू हैव टू बी योरसेल्फ, तो ये सारी चीजें तुम्हें पहले से पता थी, या यू वेंट थ्रू कोरा, यू वेंट थ्रू वीडियोस, यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड देन दीस काइंड ऑफ क्वालिटीज केम?
क्योंकि मैं कई सारे कैंडिडेट से बात करती हूँ, आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, और हर सिविलियन कैंडिडेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, दे लैक कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स, नॉट ओनली इन द प्रोसेस बट दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स। तो ये जो इतनी माइन्यूट डिटेल्स हैं, ये तुम्हें कैसे पता चले, लाइक हाउ यू गॉट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स? In the initial days of my preparation, I was going through all the YouTube videos, Quora articles, and many more. So हो क्या रहा था, बहुत सारा नॉलेज आ रहा था। लोगों का क्या होता है, जितने लोगों से बात करोगे हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव आएगा, whether he be recommended, not recommended, assessor, और कोई भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से पाइल अप हो रहा था नॉलेज, हर किसी का पर्सपेक्टिव आ रहा है, हर किसी का एक अपना व्यू आ रहा है उसको लेकर। सो एट वन पॉइंट आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। मैंने एक वीडियो नहीं देखी, एक कोरा पे आर्टिकल नहीं पढ़ा, मैं कुछ नहीं था। फिर मेरे को पता चल गया था प्रोसेस क्या होती है, क्या वो ढूंढना चाह रहे हैं, अपने हर किसी का व्यू समझो। अब वो पॉइंट आप खुद से सोचो कि आपसे क्या चाह रहे हो वहां पे, है ना। आप जब खुद से एक बार सोचना चालू करोगे कि यार SRT का है, आप वहां पे उसमें लिखा है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, लेकिन लोग वहां पे बोले सॉल्व करके दो प्रॉब्लम, लिखा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, लेकिन आप उसमें कुछ भी लिख दे रहे हो, आप किसी का फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख दे रहे हो, या वो भी चलेगा। अब सिंपल सी बात है ना, वर्ड आया, आप उसको कैसे एसोसिएट करते हो अपनी पर्सनैलिटी से, वो चीज मैटर करती है। वो चीज है, वर्ड्स में ही, उसके नाम में ही उसका मतलब लिखा है, लेकिन लोग उसको ना देख के दुनिया भर का पूरा सोचेंगे, लेकिन वो सही पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, उसमें क्या है, आपको अपने बारे में बताना है, पेरेंट्स ओपिनियन। तो पेरेंट्स ओपिनियन आपके बारे में क्या होता है आपको पता है, चाहे वो आपको कितना गंवार बोलते हो, चाहे आपको कितनी तारीफ करते हो, सब पता है आपको, लेकिन आप डरते हो लिखने में कि नेगेटिव नहीं लिखना है या जो भी है। आप लिखो, डर क्यों रहे हो, आप जो हो वो है, आप उसका स्टैंड लो। टेक एन एग्जांपल ऑफ टीचर्स बोलते आप एकेडमिकली अच्छे नहीं हो, बिल्कुल बताओ नहीं हो, ठीक है, बाकी चीजों में अच्छे हो सकते हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो, CC एक्टिविटीज में अच्छे हो सकते हो, बिल्कुल। आपका फ्रेंड्स का ओपिनियन, फ्रेंड्स आपको इतनी ज्यादा निकनेम्स देते हैं, आपके साथ उतने फ्रेंडली रहते हैं, आप वो बता सकते हो कि फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत लाइवली रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, इनफैक्ट कई बार मेरे से एडवाइस भी लेते हैं, आप सब लिख सकते हो उसमें। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने आप को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करना है उस टाइम, एक भी नेगेटिव क्वालिटी नहीं दिखानी। मेरे हिसाब से भी है कि आप पेरेंट्स ओपिनियन, टीचर्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन, इनफैक्ट आपके सेल्फ ओपिनियन में भी ना दिखाओ। लेकिन जहाँ पे आपसे पूछा जाता है ना कि आपका जो फ्यूचर का ओपिनियन है, फ्यूचर में आप कैसे बनना चाहते हो, व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन द फ्यूचर, उसमें दिखाओ कि हाँ, आई यू आर नॉट अ बुक रीडर, सो आई वुड लाइक टू बी अ बुक रीडर। दिखाओ नहीं, उसमें लिखो नहीं, बट ये आई वुड लाइक टू इंप्रूव माई बुक रीडिंग स्किल, जैसे मैंने किया था। मैंने कहीं नहीं लिखा कि मैं बुक रीडर हूँ या नहीं हूँ, मैंने कहा मेरे को बुक रीडर बनना है। कई लोग का होता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होते हैं, उनके PIQ में है कि उनमें स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इतना नहीं है, वो दिखा सकते हैं हाँ, इन दी आर्मी आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड मेक माई सेल्फ एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो चीज़ क्या देख रहे हैं कि आपने, हाँ, जहाँ पे आप लैक कर रहे हो आप उसमें इंप्रूव करोगे इवेंचुअली, तो आप में वो है, करेज है, आपको पता भी है कि आपकी गलती है वहाँ पे, और आप उसको इम्प्रूव करोगे, तो वो चीज़ें आती हैं। आप अपने आप को जब तक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जो चीज़ आप हो, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे। अब वो डाउट क्रिएट रहेगा आपके माइंड में, हमेशा रहता रहेगा, और वो चीज आता जाएगा। आयुष, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज पता चली। तुमने कहा कि यू रोट दैट यू वांट टू इंक्रीज योर बुक रीडिंग एबिलिटी, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव रिटन। Yeah. लेकिन लोग तो अपने फ्यूचर एस्पेक्ट में न जाने कितनी बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं, दैट आई वांट टू बिकम दैट, आई वांट टू सेट एन एग्जांपल, आई वांट टू डू दिस एंड दैट फॉर माय पेरेंट्स। तो तुमने बहुत बेसिक चीज लिखी। सो आई वांट टू नो व्हाई दिस थॉट केम टू यू कि सिंपल रहना है और ऐसा लिखना है जो अचीवेबल हो, rather देन कि बहुत अपने आप को फैंटेसाइज करना कि मैं ये बन जाऊंगा या ये बन जाऊंगी। तो इसके बारे में मुझे बताओ। सी, अब ऐसे समझो कि एक कोई मैं हूँ, मैं भी ऑफिसर बनूंगा, मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ मेरे को महावीर चक्र चाहिए, मेरे को अशोक चक्र चाहिए। ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन की सराउंडिंग्स, कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन आपसे पूछा गया व्हाट यू लाइक टू बी इन द फ्यूचर, तो आप जो आपके कंट्रोल में है चीजें, आप अपनी खुद को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वो चीज क्या हो सकती है, आपकी बुक रीडिंग स्किल्स, आपकी दूसरी चीजें जिसमें आप खुद सेल्फ इन्वॉल्व हो, जिसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो वो चीजें आपसे पूछी। आप अगर आप लिख रहे हो कि आपको आगे जाके हीरो बनना है, हीरो बनने के लिए वैसे एटमॉस्फेयर होना, वैसे कंडीशंस होना, या वैसे एग्जाम्पल सेट करने वाली सिचुएशंस होना, वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। हो सकता है ना हो फ्यूचर में, फिर आपको तो ये खत्म हो गया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो क्या आप कहीं पे भी जाके कोई क्लब ज्वाइन करके स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, या आप आगे जाके कुछ भी कर सकते हो, गली मोहल्ले में खेल सकते हो, आप स्पोर्ट्स उसके थ्रू इन्वॉल्व हो जाओगे। ये चीजें आपके खुद से डिपेंडेंट है, इसमें कोई पर्सन या कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं है। तो वहां पर जितने नेचुरल, जितने बेसिक रहो, जो चीज अचीव, जैसा आपने कहा, जो चीज अचीवेबल है उतना प्रोजेक्ट करो। बेमतलब में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो कि हाँ मेरे को बहुत कुछ बड़ा करना है, अगर आप छोटी छोटी चीजें कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बड़ा भी कर ही लोगे इंडिया।
Absolutely. लेकिन अगर आप पहले ही सबसे बड़ी चीज करने का अचीव करने का सोच रहे हो तो आप छोटे स्टेप्स तो भूल ही गए एंड एवरीथिंग वर्क्स विद दिस स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप मूव करोगे तो ही वो चीज बड़ी चीज अचीव कर पाओगे। और वो चीज अगर आप एम रख रहे हो उसको रखो एम, लेकिन छोटी चीज को बताओ पहले। जैसे कहते हैं बूंद बूंद आयुष, से सागर मुझे बनता है। I have to confess this, but मुझे इतना मजा आ रहा है, listening to your answers. हम्म, जैसे ये बहुत बड़ा मिथ है, you have no idea, but हर कैंडिडेट यही लिख के आता है that I want to set example. In my whole, YouTube career, you are the first person जिसने मुझे इतनी बेसिक चीज बताई. What is achievable, write it down. इतना बिल्कुल। फैंटेसाइज करने की कोई जरूरत नहीं. बट आयुष, एक प्रॉब्लम है जो सभी के साथ है, वो है ग्रुप डिस्कशन, और वो भी ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट का क्रिएट होना. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड इफ यू लैंडेड इनटू फिश मार्केट, तो कैसे तुम बाहर आए उसमें से? As for group discussions, the basic problem with the candidates is like they have lack of confidence about their speaking skills. They think they have a low speaking English speaking skills, or they can't speak in the particular group. So what happened with me was like I'm coming from a law school, वहाँ पे इंग्लिश वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्स इंग्लिश में करना, आपकी पूरी वर्किंग इंग्लिश में होती है, तो आपका वैसे ही एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यू विल बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द इंग्लिश। तो एक पॉइंट वहाँ खत्म हो गया। सेकंड थिंग इज पब्लिक स्पीकिंग। आप डिबेट्स करते हो कॉलेज में, आप पार्ट लेते रहते हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो आपका वो भी एक लॉयर्स कॉन्फिडेंस का तो काम ही है, दे हैव टू बिल्कुल प्रूव. आप दे हैव टू बी वेरी गुड इन देयर स्पीकिंग स्किल्स। तो वो एक चीज थी। थर्ड थिंग जो होती है वहाँ पे होती है, जैसे देखो फिश मार्केट का पैनिक कर जाना कि कोई बोलने का चांस नहीं मिल रहा, कैसे बोलूंगा। तो क्या होता है ना मैम, वहां पर जैसे आप जब रहते हो 20 मिनट का एक जीडी हो रहा है, शुरुआत के 5 मिनट हो सकता है सबके पास पॉइंट्स हो, सब बोल रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है ना किसी को कोई पॉइंट नहीं रहता, कुछ भी इलॉजिकल चीजें आना चालू हो जाएंगी, सब शांत हो जाएंगे क्योंकि उनको भी पता है कि ज्यादा इलॉजिकल चीजें नहीं बोलनी। एक दो ही लोग होंगे जो लगातार बोले जा रहे होंगे, जैसे हमारे ग्रुप में हो रहा था, मैं बोल रहा था बहुत सारा ज्यादा बोल रहा था, एक लड़का था वो भी बहुत बोल रहा था, लेकिन हो क्या रहा था, वो जब बोल रहा था उसके एक तो इलॉजिकल थे, और वो दूसरों के बाजू वालों के हाथ पकड़ के नीचे कर रहा है, आगे आके बात कर रहा है, वो पैनिक कर रहा है, दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है। और आप क्या हो अब, हाँ ये भी बहुत होता है कि आप वहां पे आपको जब चांस मिलता है बोलने का, या बहुत ज्यादा आपको लगता है कि आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो जैसे ही आपको चांस मिलता है बहुत ज्यादा उसमें स्टैमर करने लगोगे, आपकी वॉइस रेस होने लगेगी, अब बहुत ज्यादा उसमें दिखेगा आपके फेस में कि हाँ ये बंदा यहाँ पे एंशियस होगा कि इसको चांस नहीं मिला, उसको यूटिलाइज करना चाहता है। लेकिन आप पीछे लीन ऑन होकर बैठे हुए हो, कंफर्टेबली बैठे हुए हो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है, तो होगा। क्योंकि मैम 2 जीडीज होते हैं, आपका एक खराब हो सकता है, दूसरे में फिर आपको चांस मिलेगा, क्योंकि जो एक बंदा इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, हो सकता है सेकंड वाले में उसके पास आइडियाज ना हो, या तो वो थक गया बोल बोल के, आपको चांस मिल सकता है। और बीच में ये पॉजेस आते हैं, एक एक 2-2 सेकंड के, 3-3 सेकंड के पॉजेस आते हैं जहाँ कोई कुछ नहीं बोल रहा, आपको बस अटेंटिव रहना है वहां पे। सबसे बड़ी बात यहीं पे होती है, लोग क्या होता है वहां पे, जैसे मैंने भी देखा 1-2 लोग से इंटरेक्ट भी किया जो नहीं बोले वहां पे ज्यादा जीडी में, तो उनका यही था कि वो अटेंटिव नहीं थे, उनको समझ नहीं आ रहा था जीडी कैसे मूव कर रहा है, प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, कैसे टॉपिक जीडी का यहाँ पे है वो कैसे चेंज हो रहा है. पॉइंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। कि अगर मान लीजिए कि जैसे हमारा टॉपिक शायद था वुमेन रिलेटेड ही समथिंग था, कि वुमेन राइट्स या वुमेन रेप्स ऑफ वुमेन ऐसा कुछ करके था, वो चेंज हो गया कैसे आपके सेक्सुअल हरासमेंट पे, वो कैसे आ गया ऑनलाइन स्टॉकिंग, इन सब पे, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे एकदम से कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि ये कैसे उसका एक फ्लो हो बेसिक रहा पार्ट है. हाँ कैसे फ्लो कर रहा है, क्योंकि अटेंटिव नहीं थे वहां पे। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो, जो बोल रहा है आप समझो कि क्या, जब आपका आई कांटेक्ट रहता है आप सुनते हो उस इंसान को, आप उसके ग्रास्प करते हो क्या आइडियाज देना चाह रहा है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है वो। लेकिन अगर आप सुनना ही नहीं चाह रहा, ब्लैंक हो, तो आपको समझ भी नहीं आएगा जीडी कैसे वर्क कर रहा है। और वो ये भी शो करेगा that you don't have interest, you lack interest in the process. बिल्कुल। और वो चीज दिख जाती है जीटीओ को भी, जब वो बैठा हुआ है, वो गॉगल्स लगा शेड्स लगा के बैठा हुआ है, आप उसकी आई साइड नहीं देख रहे हो, कहाँ देख रहे हैं, किसको देख रहा है, वो शांति से सुन रहा है, लेकिन वो हर किसी को नोटिस कर रहा है। तो इवेंचुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके वोकल स्किल्स के थ्रू, आपके एक्सप्रेशंस के थ्रू दिखेगा। लेकिन आप शांति से स्माइल लेके बैठे हो, भले ही आपको चांस मिल रहा नहीं मिल रहा। और फॉर मी अगर मैं आपको कहूँ, अगर 20 मिनट की जीडी में से 4 से 5 बार भी अगर पॉइंट रखते हो ना, इट्स मोर देन इनफ। अगर वो लॉजिकल है, उसमें सेंस बैठ रहा है तो। इनफैक्ट अगर कोई जीडी में इतना भी बोल दे रहा है कि लेट दैट पर्टिकुलर चेस नंबर स्पीक, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, तो आप कम से कम ये दिखा रहे हो कि हाँ यार मैं उसका You're considering. yeah, you are considering, you are concerned about him, because it's the team we are talking about, it's the group we are talking about, not it's not a individual task we are talking about, it's a group discussion. इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप उसका भी ध्यान रख रहे हो, तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। जैसे आपको मेरे साथ हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था जीडी में, मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, कम से कम काफी ज्यादा बोल रहा था,
मेरे जस्ट बाजू में एक कैंडिडेट बैठा था, वो नहीं बोल रहा था। ओके तो जैसे ही मुझे पॉज मिला, मैंने बोला लेट हिम स्पीक, ही हैज समथिंग टू से। फिर उसने बोला। तो वो ओके चीज़ क्या थी कि आपने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपने पॉइंट्स दिखा दिए, लेकिन आपने ध्यान रखा कि बाजू वाले ने कुछ नहीं बोला है, आप उसको भी लेके चल रहे हो साथ में। वो चीज़ें बहुत मदद करती है कि आप दूसरों का सेंस लेके भी, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके सो आयुष मैं ना अब थोड़ा सा जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है उस पे आऊंगी। जैसे कई सारे कैंडिडेट्स जो है वो ये लेकर आते हैं कि प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना, लाइक हम्म, प्रॉब्लम नंबर 1 देन 2 देन वी विल डू दिस देन वी विल डू दैट। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर प्रॉब्लम में 7 से 8 बंदे रहते हैं, तो आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो मुझे ये बताओ, दो चीजें मेरे यहाँ पे सवाल है। पहला, एक तो नरेशन का पार्ट, हु विल नरेट द होल सोल्यूशन, हम्म। उसका अप्रोच क्या था। दूसरा, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना या जो आप सोल्यूशन बता रहे हो उसे बताने का तरीका क्या होना चाहिए। अब जैसे प्रॉब्लम आपके पास आती है, आप उसको रीड करते हो, आपको जीपीयू एक्सप्लेन करता है पूरी प्रॉब्लम, आपको पता है कि यार कौन सी सीवियर प्रॉब्लम है जहाँ पे इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, जहाँ पे डिलेड एक्शन जिसमें हेल्प की जरूरत है, जहाँ पे ऐसी जरूरत है कि यहाँ पे हाँ कि, और जो आपके पास पर्सन अवेलेबल है, जैसे टाइम का ग्रुप है, आपको कैसे डिवाइड कर सकते हो, पता चल जाता है कि प्रॉब्लम में जहाँ पे एक की जरूरत है, एक हैंडल कर सकता है, वहाँ पे जरूरत नहीं है। जहाँ पे लगता है कि आपको ज्यादा लोग की जरूरत है, जहाँ पे, तो आप वहाँ पे उसको वैसे डिवाइड करोगे। तो बहुत बेसिक चीज़ है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, वो चीज़ गलत नहीं है। जहाँ पे आप 2 भी भेज सकते हो, 1 भी भेज सकते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो लॉजिकल होनी चाहिए। अब जहाँ पे ओके, साइकिल का पंचर सुधरवाना, वहाँ पे 2 लोग जाके क्या करेंगे? सही बात है। ओके आप वहाँ पे 2 भेज रहे हो, और जहाँ पे ज़रूरत है कि जहाँ पे किसी को उठा के ले जाना है, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे 2 लोग की ज़रूरत पड़ सकती है, 3 की पड़ सकती है, वहाँ पे 1 बंदे को भेज रहे हो। तो वो चीज़ बहुत इलॉजिकल सी चीज़ है। तो वो चीज़ का पर्सन को डिवाइड करने वाला जो चीज़ है, वो आपका सिंपल सी चीज़ है, वही लॉजिकल माइंड है जो आपका, वो चेक होता है। उसके बाद आप जब बात करते हो कि आप कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हो, यस यस अब प्रॉब्लम आपको पता है कि एक जगह बात हुई है कि किसी को मार के फेंक दिया गया है, उसको बहुत ब्लीड कर रहा है, अब वहाँ पे इमीडिएट एक्शन, उसको फर्स्ट एड की जरूरत, तो सबसे पहले उसको डील करना जरूरी है, वरना उसकी डेथ हो सकती है। और जहाँ पर है कि एक बच्चा या आपके किसी खेत में ट्रक फंस गया है, ट्रैक्टर फंस गया है, वो उसको बाद में भी डील करा जा सकता है, या उसको बाद में उसको और प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। या तो वो चीज़ें हैं कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि जो प्रॉब्लम है वो कितनी सीवियर है, और कहाँ पे इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, बस। ये मत सोचो कि उसमें बाकी क्या है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ट्रक को निकालना भी ज़रूरी है, तो और आपको लगता है कि वो इमीडिएट एक्शन है, तो आप उसको लो, हाँ ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई बंदा, किसी की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस ओके। तरीके से अपना माइंडसेट चेंज करो। तो जो सोल्यूशन नरेशन की बात आती है, कोई एक बंदे को चूज करना है, तो उसमें कुछ बंदे होते हैं बोलते हैं कि आई नरेट, दिस थिंग हैपेंस व्हेन दे हाँ आर यार, वेरी नीड एंड दे डोंट नो बिल्कुल अबाउट इट। बिल्कुल। तो इसका क्या इंप्रेशन पड़ता है। कुछ इंप्रेशन नहीं पड़ता फॉर मी, बिकॉज मेरे साथ बहुत बेकार एक्सपीरियंस यही था कि हुआ कि हम लोग का जब नरेशन का पॉइंट आया, तो सबने हाथ खड़े किए, मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा वैसे जीपी में मैंने एक प्रॉब्लम लिखना भूल गया था रिटर्न में। तो मेरे साथ यही था कि जब मेरा जीपी में मैंने वो चीज़ नहीं की, तो मैं नरेट भी नहीं कर सकता, आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी नो, जिसने पूरी अच्छे से की है उस पर होना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो करे। 3-4 लोगों ने करे, तो जो पहला चेस्ट नंबर था, सब उसने बोला आई विल नरेट, तो हमने कहा ठीक है, यू कैन गो। बट हुआ क्या, जो कॉमन सॉल्यूशन निकल के आ रहा था, उसने वो बिल्कुल नहीं बोला, एंड व्हाट ही डिड वाज हिज वाज ओन सॉल्यूशन, व्हाट जो उसने लिखा था। वाज ही रिकमेंडेड। नो, ही वाज नॉट। एब्सोल्युटली। सो जीटीओ भी वहाँ पे सबका सुना है, सबसे बात किया है, सबका पर्सपेक्टिव सुना है, तो जो सॉल्यूशंस थे वो एकदम अलग थे, जो उसने दिया वो उसके थे खुद से, और उसने नरेट भी बहुत ज्यादा ऐसे वे में किया कि जो कि इलॉजिकल सा दिख रहा था, कि जहाँ 3 जा रहे हैं वहाँ 6 जा रहे हैं, जहाँ डिसाइड हुआ था कि नो बोट को यूज किया जाएगा, वहाँ वो रोड यूज कर रहा है, वो चीजें दिख रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लेटेंट थी कि यार डिस्कशन कुछ हुआ, आप कुछ बता रहे हो। फिर ही जीटीओ वाज जब टोटली ऑपोजिट ऑफ या ही वाज जस्ट ग्रुप। फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ, कि ओके। उसकी स्टोरी दिखे, क्योंकि उसने एक तो अच्छा पहली चीज जीडी में पार्ट नहीं लिया, उसको पता ही नहीं था जीडी क्या चल रहा है और क्या अच्छा। डिस्कशन है। लेकिन ओके। सिंस ही हैज वॉलंटियर फॉर इट, तो हम लोग सब ने ये डिसाइड किया कि इस पे डिबेट करने से अच्छा उसको कह देते कि हाँ, कि यहाँ पे हम लोग का एक ग्रुप में बैलेंस बना रहा है, एक अच्छा फ्रेंडलीनेस दिखे, एक कॉन्फ्लिक्ट ना दिखे ग्रुप में, तो इसलिए हमने कहा कि हाँ, यू कैन गो फॉर नरेशन। अच्छा। लेकिन वहाँ पर वो चीज देख के इन दी एंड जीटीओ को पता था कि इसने कुछ और बताया, सो ही आस्क्ड अस लाइक, डू यू आर यू सेटिस्फाइड, द ग्रुप एज अ होल ग्रुप, आर यू सेटिस्फाइड फॉर इट? तो एवरीवन सेड या वी आर सेटिस्फाइड। अगर वहाँ पे कोई भी ये कह देता नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज़ ही हैज सेड समथिंग अदर दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड,
तो दिख जाता वहाँ पे कि ग्रुप में ही कॉन्फ्लिक्ट है, पूरा जीपी हो सकता है सबका ही खराब हो जाता। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती कि आपका भले ही आपके मन की नहीं हुई उस टाइम, लेकिन जहाँ पे ग्रुप इंपॉर्टेंट है वहाँ ग्रुप इंपॉर्टेंट। ओके ओके। सो आयुष, लेक्चरेट को कैसे हैंडल किया तुम, और कौन सा टॉपिक तुमने लेक्चरेट के लिए लिया और क्यों लिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज क्यों लिया? मेरे को 4 टॉपिक्स मिले थे। एक था इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, इंडिया चाइना का था, एंड द अदर वाज माय बेस्ट फ्रेंड, एंड द अदर वाज दिस ओनली माय फेवरेट पेरेंट, और एक था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ओके और ओके और मेरे को ये चीज चेक करनी थी, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया, मेरे को रिकमेंडेशन का डर नहीं था। और मेरे को हर किसी ने बोला था कि आप जब एसएसबी में जा रहे हो आपको पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं देने हैं, आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रल डिप्लोमेटिक। रहना है, डिप्लोमेटिकली रहना है वहां पर। तो मैंने उस चीज को टेस्ट करने के लिए मैंने चूज किया रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, क्योंकि उस वक्त सीएनआरसी था, अयोध्या जजमेंट आया हुआ था, बहुत सा। और जब मैंने लेक्चरेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मैटर तो बहुत ज्यादा था, तो ज्यादा टेंशन भी नहीं थी उस चीज के लिए। अब जब मैं लेक्चरेट के लिए गया तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सारी चीजें बोला, मंदिर वहीं बनेगा, और पूरे जितने स्लोगन्स हो सकते हैं जैसे चल रहे हैं कि मुझे जैसे कश्मीर रिलेटेड हो गया, या आपके अभी जेएनयू का इतना चल रहा था कि सारी चीजें, सारे स्लोगन्स बोल रहा हूँ वहां पे बिंदास हो गया, क्योंकि वो चीज जरूरी थी। रिलीजन में पॉलिटिक्स और क्या हो रहा है, यही सब चीजें तो हो रही है कि पॉलिटिक्स में रिलीजन आ रहा है। अगर आप ये चीज इंक्लूड नहीं करते सिर्फ इसी डर से कि आपको ये सुना है, आपने आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा दिखती क्या, ये तो बहुत ज्यादा जो ऑनेस्ट चीज है या बहुत जो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको नहीं दिखा रहा इसी चक्कर में। और ये चीज जब मैंने बोलना चालू किया कि पॉलिटिकल पार्टी से मंदिर वहीं बनेगा, और आइदर जैसे नहीं, ये हमारे पर्टिकुलर रिलीजन का एक पार्ट है, हम उसको बंद नहीं कर सकते। टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल तलाक, ये हमारे रिलीजन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है, हम उसको बंद नहीं कर सकते, और उसके ऊपर पॉलिटिसाइज करना। तो मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा था, नॉट जस्ट फ्रॉम वन रिलीजन, आई टुक द पार्ट, टुक दैट पर्टिकुलर थिंग्स फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज। मैंने साउथ में भी केरला का जो में जो होता है, या साउथ में इतना ज्यादा रिलीजन को चेंज करना, फोर्स कन्वर्जन होना, पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना उसमें, वो सब चीजें भी इंक्लूड किया, क्योंकि इवेंचुअली वही तो है रिलीजन इन पॉलिटिक्स, और क्या है। तो उस चीज में वही चीज होती है मैम कि लोग ये सोचते हैं कि लेक्चरेट का टॉपिक ऐसा चूज करो कि जिसमें आपको ज्यादा आपको मैटर हो आपके पास, या जिसमें और अच्छे लोग कॉम्पिटिटिव। इम्प्रेशन अपना बनाना चाहते हैं, ये तो वो हार्ड, करेक्ट, वो हार्ड टॉपिक लेंगे, ऐसा टॉपिक लेंगे जिससे कि कोई हर्ट ना हो। तो ये बिल्कुल सब कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं था, राइट? नहीं, मेरा उसमें जैसे ही मैंने देखा रिलीजन पॉलिटिक्स है, और उस टाइम मेरे में है कि यही बोलना है। और उस टाइम ऐसा था कि शायद मेरा 3rd नंबर था, और एक एक करके पीछे बात सुन रहे हैं, तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मैं जो सामने जो लेक्चर चल रहा था उसको सुन रहा था, बल्कि मैंने अपने माइंड में ना कोई आइडियाज लाया, मैं वहां पे एकदम पहुंचा, और जो मेरे माइंड में आ रहा था मैंने बिल्कुल बोलना चालू किया, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा या ऐसे बोलना चालू करूंगा। और सिर्फ लेक्चर का मेरा सिंपल सा ये था कि मेरा आई कांटेक्ट सारे कैंडिडेट्स के साथ होगा, ताकि मैं उनको फोर्स करूं मेरी बात सुनने को। और अभी नहीं कि जब मेरा लेक्चरेट चल रहा है, इनफैक्ट जब मैं बैठा भी हुआ हूँ, तो जो सामने वाला बोल रहा है ना, मैं एकदम आई कांटेक्ट रख के उनको नॉड कर रहा हूँ, उनको सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना मैम कि जीटीओ आपको देख रहा है, वो देखता है कि जो बंदा लेक्चरेट दे रहा है कहीं ऊपर देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, उनका आई कांटेक्ट नहीं आ रहा। अब ये चीज क्लियर है, आपको जीटीओ से आई कांटेक्ट नहीं रखा, आपको ग्रुप को लेक्चर पूरे ग्रुप को नरेट करो, आप एक बंदे पे फोकस ना करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, कि आपका नरेशन कितना कॉन्फिडेंट है और कितने खुद पे कॉन्फिडेंट हो। और वो चीजें तभी दिखती हैं जब आप ग्रुप पे फोकस करके बोल रहे हो, ना ही कहीं और देख के। ओके। सो आयुष, जितने भी मतलब मैंने तुम्हारे आंसर सुने, उससे एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई, लाइक यू नेवर गेव योर अटेंशन टू एनी परसेप्शन, जो भी परसेप्शंस पहले से मिथ है, उसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल। यू एक्चुअली ट्रेवल्ड अ लेस ट्रेवल्ड रोड, यू नो, जहाँ पे तुमने खुद से अपनी चीजों को टेस्ट किया, वो टॉपिक लिया जो कि लोग मना करते हैं लेने से। सो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द रीजन एज पर यू फॉर योर रिकमेंडेशन? As for me, I got recommended just because I was very natural with myself. I was very blatantly honest. I took a stand what I believe in. और टेंशन बिल्कुल नहीं लिया कि रिकमेंडेशन होगा नहीं होगा। या आई वॉज वरीड अबाउट इट कि हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक वो रहता है कि आप इतना एफर्ट दिए हो किसी चीज का, तो थोड़ा तो रहता है, लेकिन उस चीज को लेकर फोकस बना के पूरा प्रोसेस को एंजॉय करना छोड़ देना, या उस चीज को सोचते रहना, वो चीज बहुत बहुत गलत होती है। सो मेरे लिए भी सिंपल सी चीज यही थी कि अगर आप कोई प्रोसेस में सिर्फ एसएसबी की नहीं कोई भी चीज कर रहे हो, तो वो बहुत जरूरी है कि आप, जैसे गीता में कहा गया है, कर्म पे फोकस करो, रिजल्ट पे नहीं। तो वही चीज मेरा था कि
आप अपने काम पे प्रोसेस को एंजॉय करो, रिजल्ट को छोड़ दो। और जब ये चीज आप कोई भी चीज में अपनाते हो, इवेंचुअली रिजल्ट अच्छे ही आएगा, सेटिस्फैक्टरी होगा। मैं नहीं कहूंगा कि आपके हिसाब से हो सकता है जैसा आप चाह रहे हो, लेकिन सेटिस्फैक्टरी होगा। तो वही था मेरा सिंपल सा एक फंडा जो मेरा एसएसबी का, या मेरा रीजन जो मैं कह सकता हूँ एसएसबी में रिकमेंडेशन, वो यही था that I was enjoying the process and I was not focusing on the result of it. ओके ओके। सो यू नो एसएसबी ना कई लोगों के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी चांस लेकर आता है, जिसमें लोग ये देखते हैं कि यू नो क्या लैकिंग है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्या चेंज करूँ। बट तुम्हारे केस में तुम्हें क्या लगता है कि एसएसबी ने तुम्हें एज अ पर्सन चेंज किया, या जो आउटलुक है लाइफ के लिए या किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम किसी आर्मी बैकग्राउंड से तुम्हारा एनकाउंटर, तो क्या कुछ चेंज हुआ तुम्हारे परसेप्शन में आफ्टर एसएसबी एंड स्पेशली आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हुआ। पहली चीज, आप जब एक सिविलियन रहते हो या आप डिफेंस में आना भी चाहते हो, तो आपके ऊपर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वैसे ही अपने आप को बनाने लग जाते हो, आपकी डिसिप्लिन लाइफ आने लगती है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट में, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल हो। अब एसएसबी वो एक स्टेप होता है बस उसके लिए, कि आप अपने आप को फिजिकली डेवलप कर रहे हो, रनिंग जाते हो, स्टेमिना इंप्रूव कर रहे हो, वो एक पार्ट हो गया। लेकिन आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ऐसे करना चालू करते हो जब साइट में प्रिपेयर करना है, या फिर अपने पीआईक्यू को लिखना, पीआईक्यू के लिए प्रिपेयर करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, तो ऑटोमेटिकली वो एक चीज हो जाती है। तो एसएसबी एक स्टेप है उसके लिए। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से कंसिडर करते हो कि मेरे में क्या चेंज आया, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एसएसबी के 5 दिन वहां रहते हो, आपने कभी भी 5 बजे उठ के ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। सही बात है। हाँ, आप कभी भी 11 बजे सोकर 4 बजे नहीं उठ रहे होगे, 3:30 बजे नहीं उठ रहे होगे। और उसके एब्सोल्युटली। बाद भी आप पूरे दिन में आपकी एनर्जी उतनी ही है। तो वो जो चीजें हैं ना, जो रियलाइज होती है वो उसी टाइम होती हैं, आपके एसएसबी के टाइम पे। और उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव चला जाता है, समझ में आ जाता है कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा आपको पता नहीं है बस। और टाइम आने एंडलेस। पे हो जाता है, एंडलेस है। तभी आपसे बोला जाता है अपनी लिमिट्स को टेस्ट करो, पुश करो अपने आप को, क्योंकि आपको पता नहीं रहता। और एसएसबी सिंपल सी चीज वही है। कई लोग होता है कि उनको लगता है जब वो टार्जन स्विंग देखते हैं मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब वो फ्लो में रहते हैं, जब वो पेस में रहता है कि 3 मिनट के अंदर उनको सबसे ज्यादा करना है, उनको पता ही नहीं चलता वो कब करके निकल गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो जो चीजें रहती है ना कि सेल्फ डाउट, या आपको खुद की कैपेबिलिटीज वाली चीज, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अगर आपने एसएसबी के पहले नहीं किया होगा, ठीक है, तो एसएसबी रहते रहते हो जाएगा आपको। ओके ओके। सो इसका मतलब है कि जो एंडलेस पोटेंशियल है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, बिल्कुल बिल्कुल दिस इज द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम एसएस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। और अब आयुष, मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस पूरे सेशन का जो अब पूछने वाली हूँ, देखो कई बार क्या मुझे लगता है कि अगर मैं 20 सिविलियन से मिली हूँ तो 17 या 18 ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये डाउट हमेशा रहता है कि वी डोंट हैव अ डिफेंस बैकग्राउंड। But on contrary, you are a person who don't have any defense background, but you are full of confidence about yourself, and you also proved it through your recommendation. तो ये जो एसएसबी का रास्ता है, जो अभी कई सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा नया है, डाउट्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा एक कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उनके लिए क्या सजेशन दोगे इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, और किसी भी तरीके का डाउट अपने दिमाग में ना रखें? ओनली वन एडवाइस होगी, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अब आप ये तो बोल नहीं सकते कि आपको डिफेंस ब्रेड बनना है, अपने पापा से तो बोल नहीं सकते आप आर्मी ज्वाइन करो, या अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो, वो चीज आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप खुद आर्मी में जा सकते हो, तभी जा सकते हो जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, आप जैसे हो। अगर आप वही नहीं कर पा रहे हो, तो आगे जाके भी कितनी सारी चीजें होंगी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे उस चीज को लेकर। तो अगर यही सोच के आपको एक डाउट है खुद पे कि आप सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो और यही आपका रीजन हो सकता है रिकमेंड ना होने का, तो गलत है। काउंटलेस रीजंस होंगे जो आपको पता नहीं है, जिस कारण आप रिकमेंड नहीं हो रहे हो। आप वो चीज फोकस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फोकस करो कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है। आप फोकस करो कि सिविलियन होना या डिफेंस बैकग्राउंड से आना कोई मैटर नहीं करता। इनफैक्ट आपके लिए और लीनियंट रहते हैं वहाँ पे, आपसे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नहीं ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज या आपका पर्टिकुलर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो। ऐसा एक आर्मी ब्रेड से इमेजिन किया जा सकता है, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हाँ, कि उसने अपने घर पे भी वैसा लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल देखा होगा या रहा होगा। सिविलियन से आप नहीं एक्सपेक्ट करते। अगर नहीं है ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो चीजें हैं कि उस चीज को एज अ फेवर देखो कि आपके फेवर बहुत करता है वो, ना कि आपके वो नीचे करता है आपको। अगर आपने इसको ऐसे देखना, इस पर्सपेक्टिव से देखना चालू किया, तो आपका पक्का आप कॉन्फिडेंट रहोगे खुद के साथ भी और आगे के प्रोसेस के साथ भी, एसएसबी में भी। क्योंकि आपके माइंड से डाउट हट जाएगा कि मेरा सिविलियन बैकग्राउंड इस कारण मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा।
ओके। तो आयुष, मैं इस बात के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी मेरिट लिस्ट आए, जो भी रिजल्ट आए, डिफेंस ही नहीं, whatever walk of life, you will be doing very good because you carry that torch in yourself, that that thing कि मुझे करना है और मैं कर ले जाऊंगा. And this is one of the reason why, irrespective of whatever background you come from, you have done so well, and that too in your first attempt. Thank you so much. एंड आई रियली फील प्राउड कि हमारे देश में इस तरह के यूथ हैं, इस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो कि सच में इस जज्बे के साथ भरे हुए हैं कि अगर आप खुद अपने आप को जैसे आप हैं वैसा अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो चीजें हो सकती हैं, रिकमेंडेशंस भी हो सकते हैं. बिल्कुल. So thank you so much, Ayush, for your time. And I, not from me, but from whole team of mine, I wish you luck. उस मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आए और सिर्फ हमारे ऑडियंस को नहीं, तुम हर किसी को जो तुमसे मिले उनको इंस्पायर करते रहो. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time and signing off for the day. Okay, thank you, ma'am. Jai Hind, bye bye. Jai Hind.